चले जाता हूँ। चाचा निकल गए। मम्मा पैनिक कर रही थी। उन्होंने मुझे पूछा, मम्मा बहुत परेशान हो गई थी। उन्होंने मुझे पूछा, वो पापा से मिल भी नहीं पाए, पापा एकदम से निकल गए इतना जल्दी। मैंने बताया मम्मा पापा की तबीयत नहीं सही लग रही थी। उनको काफ़ी दिक्कत होने लगी, उनकी सांस फूल रही थी, खांसी, उनको वो सब चीज़ें तो पता थी मम्मा को। बट वही है कि वो दोनों लोग आपस में 12 से लेके 21 तक 20 तक के बीच में कम्युनिकेट नहीं कर पाए। मतलब उन लोग की आपस में कोई बातचीत हुई ही नहीं। लाइक ना के बराबर घर में थे, ना आसपास बैठ रहे थे, ना बात कर रहे थे। दोनों लोगों की कंडीशन नहीं थी वैसी। तो लाइक वो दोनों सेपरेटली अलग अलग रूम में रह रहे थे। काइंड ऑफ आइसोलेशन आप बोल सकते हो, बट हाँ, नई बात कर रहे थे, अलग अलग रूम में रह रहे थे। तबीयत नहीं सही थी, एक इधर बेड पे लेटा हुआ है, एक उधर बेड पे लेटा हुआ है, ऐसे ही चल रहा था। फिर मम्मा आके मेरे पास बैठी, मैंने उन्हें बताया ऐसा ऐसा है। और मैं अंदर से इतना ज़्यादा पैनिक कर रही थी पापा की सिचुएशन देख के जैसी थी। और जितनी हड़बड़ में पापा घर से निकले भाई के साथ, मैंने मामा को फ़ोन किया। मैंने जैसे ही उनको बताया, वो इंस्टेंटली पापा के पास पहुँचे। वो दोनों हॉस्पिटल में गए। वहाँ पे आई डोंट नो वो हॉस्पिटल में क्या हुआ। लाइक जितना मुझे पता चला, भाई बता रहा था वहाँ पे एंटीजन टेस्ट, रैपिड टेस्ट, एंटीजन टेस्ट जो होता है वो होना था। बट वहाँ के डॉक्टर्स ने जो सिम्टम्स पापा के थे, प्लस हमारे पास RT-PCR की रिपोर्ट भी नहीं थी, तो वहाँ का जो स्टाफ था उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है। और आई थिंक शायद नहीं भी होंगे, क्योंकि उस टाइम पे जो सिचुएशंस थी, उस टाइम पे बेड मिलना बहुत मुश्किल काम था। बट चलो वहाँ नहीं हुआ। पापा की कंडीशन ख़राब हो ही रही थी, धीरे धीरे वो वीक हो रहे थे, नहीं खड़े हो पा रहे थे, ना बैठ पा रहे थे, ना बोल पा रहे थे, उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। फिर जैसे तैसे मामा ने अपने सोर्सेस के थ्रू एक हॉस्पिटल में बात करी। उनके कुछ लिंक्स थे, कुछ फ्रेंड्स थे, तो उसके थ्रू मामा ने पापा को एक जगह हॉस्पिटल में लेके गए। काफ़ी डिस्टेंस था, लाइक 25-30 किलोमीटर दूर था हमारे घर से। वहाँ पे उनका कुछ था, तो उनके फ्रेंड के थ्रू वहाँ पे रैपिड टेस्ट हुआ। नॉन कोविड हॉस्पिटल था वो, कि अगर आपकी रैपिड टेस्ट कोविड एंटीजन पॉजिटिव आ गया तो आपको नहीं लेंगे, अगर नेगेटिव आया तो आपको ले लेंगे। और लकीली, बहुत लकीली, पापा का एंटीजन नेगेटिव आ गया। दो उनमें सिम्टम्स सब कुछ पॉजिटिव थे, बट उनका एंटीजन नेगेटिव आ गया। तो वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ हो करके 1-1.5 घंटे के अंदर, फिर भी 1-1.5 घंटा लग गया उन्हें बैठे वेट करते करते। जो भी प्रोसेस होता है वो करते करते 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद उन्हें फाइनली बेड मिल गया। ऑक्सीजन उनका डाउन हो रहा था, उन्हें ऑक्सीजन मास्क पे, ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया। आइसोलेशन वार्ड्स उस वहाँ पे थे, तो आइसोलेशन वार्ड्स में उनको शिफ्ट किया गया। 2-3 पेशेंट्स और थे और पापा थे, ठीक है। तो समवेयर अराउंड 20 अप्रैल को 4 से 5 के बीच में पापा को एडमिट कर दिया गया और बस ऑक्सीजन सपोर्ट पे उनको डाल दिया गया। उस टाइम पे कोई डॉक्टर्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, सिर्फ जो नर्सिंग स्टाफ था वो उनको देख रहा था। उनका ब्लड प्रेशर, शुगर और जो सब चीज़ें थी, बेसिक टेस्ट भी सिर्फ उन्होंने लिख के दे दिए थे कि ये होने हैं। और कुछ इतना, मतलब लाइक वहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ नर्सिंग स्टाफ हैंडल कर रहा था जो चीज़ें थी, ऑक्सीजन वगैरह चेक करना। तो उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि पापा का ऑक्सीजन डाउन हो रहा है, ठीक है। तो चलो एडमिट हो गए पापा। मेरी भाई से बात हुई, उसने बताया, मामा से बात हुई कि हाँ एडमिट कर दिया है, अभी सभी ठीक है, पापा ऑक्सीजन पे है तो अभी ठीक है। उस दिन 20 तारीख को जब पापा को ऑक्सीजन लगा, पापा थोड़ा कंडीशन उनकी ठीक हुई, क्योंकि उनको न्यूबलाइज करके ऑक्सीजन दे रहे थे। तो न्यूबलाइज से उनका कफ बाहर आ रहा था, जिससे उनको थोड़ा सा रिलीफ हो रहा था, प्लस जो ऑक्सीजन डाउन हो रहा था। ये सब चीज़ें मुझे बाद में पता चली, लाइक सब काफ़ी दिन के बाद पता चली। और न्यूबलाइज करके उनका जैसे न्यूबलाइज़र लगने के 5 मिनट बाद ही, न्यूबलाइज़र के बाद ऑक्सीजन मास्क लग रहा था, तो उनका ऑक्सीजन, लाइक अगर उनका ऑक्सीजन अगर 60 था तो वो पहुंच के 84-85 जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये सबको लग रहा था कि चलो न्यूबलाइज़ कराने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि जो लंग्स में ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है वो न्यूबलाइज़ करने की वजह से वो खुल रहा है लंग्स, और वो ऑक्सीजन पास हो रही है। मतलब ऑक्सीजन का प्रोसेस जो पास होने का है वो ठीक से हो रहा है।
चलो उतना हो गया। फिर उसके बाद डॉक्टर्स रात में आए होंगे। डॉक्टर्स भाई ने बताया था कि रात में डॉक्टर्स आए थे 11 12 1 2 बजे के आसपास डॉक्टर्स आए थे। उन्होंने रिपोर्ट में पापा को RT-PCR कर दिया, CT स्कैन के लिए बोल दिया। नहीं, एक्चुअली CT स्कैन के लिए नहीं बोला था, ठीक है। तो RT-PCR के लिए बोल दिया और कुछ बेसिक टेस्ट, ब्लड टेस्ट हो गया और जो भी चीज़ें थी बेसिक टेस्ट जो भी रिक्वायर्ड होंगे, मुझे नहीं याद है, तो वो बोल दिया उन्होंने, ठीक है भाई। रात में मैं मम्मा के साथ लेटी हुई थी, घर पे सिर्फ मैं और मम्मा थी, हम दोनों लोग एक साथ ही लेटे थे। मैं पता नहीं, मेरा मेंटल स्टेट ऑफ माइंड बहुत अजीब था। मम्मा पापा हॉस्पिटल में हैं, पापा की तबीयत नहीं सही है, उनको इतनी कंडीशन ऐसी वर्स है, उन्हें नहीं आइडिया था कि वो उनकी तबीयत खुद ही नहीं सही थी। तो इतना मैंने उनको कुछ बताया भी नहीं था कि फालतू वो परेशान होंगी, उनकी खुद ने तबीयत नहीं सही है। तो मैंने इतना डिटेल में उनको नई चीज़ें बताई थी, बट अंदर ही अंदर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद मम्मा से मेरी बात तो नहीं, हाँ, फिर रात के वही 20 अप्रैल की रात को वही 11 12 बजे के आसपास मेरी भाई से बात हुई। तो उसने बोला पापा सो रहे हैं, थोड़ा बस कुछ खा नहीं रहे थे, मैंने दलिया उनके लिए पैक करके भेजी थी। डॉक्टर्स ने बोला आप खाते पीते रहो, लिक्विड लेते रहो, बट वो कुछ नहीं खा रहे थे, उनका सिर्फ मुंह सूख रहा था। वो भाई बता रहा था उनका मुंह इतना सूख रहा था, वो मुझे हर 5-5 मिनट में पूरी रात, लाइक 20 तारीख को उनको एडमिट किया, 20 तारीख की शाम से लेके सुबह क्या मतलब उसके बाद से हर 5-5 मिनट में 5 मिनट भी नहीं हो रहा था, उनको इतना मुंह सूख रहा, उनका मुंह चिपक रहा था। तो वो हर 5-5 मिनट या 5-5 मिनट के कम गैप में भी भाई को बोल रहे थे कि बेटा मुझे पानी पिला दो, मुंह बहुत सूख रहा है। और उनकी आवाज़ धीरे धीरे बहुत ज़्यादा भारी होने लगी थी, ठीक। बहुत ज़्यादा भारी हो रही थी। देन मेरी भाई से बात हुई उस टाइम पे, उसने बोला कि पापा ठीक है, अभी थोड़ा सा सो रहे हैं। बाकी उसने मुझे बताया कैसा उनका मुंह सूख रहा है, उनको पानी बार बार मैं पिला रहा हूँ, बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा परेशान, मुझे बार बार फ़ोन करके ना करूँ, क्योंकि पापा बोल रहे हैं कि पापा भी चिल्लाने लग रहे थे क्योंकि वो आराम नहीं कर पा रहे थे, उसका फ़ोन बार बार बज रहा था, तो वो बात कर रहा था, तो आवाज़ से वो थोड़ा परेशाान हो रहे थे। तो कहता है बार बार फ़ोन मत करो, मुझे मैसेज करो। तो उसके बाद से मैंने उसको मैसेज करना शुरू किया। मेरे फ्रेंड से बात हुई, उनके पापा एक्सपायर हो गए, तो उन्होंने मुझे उनको मैंने बताया ऐसा ऐसा पापा को एडमिट किया है, ऐसी ऐसी कंडीशन है। समवेयर उनको पता था कि पापा में कोविड के सिम्टम्स हैं, बट उन्होंने मुझे नहीं बताया या पता नहीं, उनको शायद थोड़ा सा आइडिया था कि पापा के अंदर कोविड के सिम्टम्स हैं। चलो फिर उनसे मेरी बात हुई, भाई से उन्होंने कांटेक्ट किया, भाई से बात की, तो उन्हें पता चला। उन्होंने मुझे बोला कि आशीष से बोलो, मेरा भाई का नाम आशीष है, उससे बोलो कि पापा को ऑक्सीजन लेवल, जो भी ऑक्सीजन मीटर लगा हुआ है उसका फ़ोटो भेजे कि क्या चेक करने के लिए, उनका पल्स क्या चल रहा है, उनका ऑक्सीजन क्या चल रहा है। उस टाइम पे पापा का ऑक्सीजन 78-79 था। उसने मुझे भेजा, जब मैंने उसको बोला उसने मुझे भेजा, ठीक है। तो मैंने भेज के उनको भेजा। फिर उस टाइम पे तो कुछ बात नहीं हुई। फिर चलो ये था कि मतलब फिर धीरे धीरे 2 से 3 के बीच में, लाइक मैं 2 बजे के आसपास सो गई थी। उसके बाद मैंने उस टाइम के बीच तक मैंने उससे बोला कि नर्सिंग स्टाफ से बोलो कि पापा का ऑक्सीजन कम हो रहा है, आप कुछ करिए, कुछ मेडिसिन दीजिए, कुछ भी करिए। बट वो वहाँ पे अकेला था, चाचा थे बट चाचा को चीज़ें शायद नहीं पता थी, या फिर रात का टाइम था, वो किसी को परेशान नहीं करना चाह रहे थे, मुझे नहीं पता। वो भी बेचारे, उन्हें भी चीज़ें नहीं पता थी कि कितनी वर्ष हो चुकी है, जैसे हमें नहीं पता थी। हम लोग भी ऐसे बैठे हुए थे आराम से तो नहीं, मेंटल स्टेट ऑफ माइंड नहीं सही था, बट हम लोग भी वरिड थे, तो वो भी वरिड थे, वो भी थे। बट वही डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं सही से, तो चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। बट 2 से 3 के बीच के बाद मैं तो सो गई, भाई बता रहा था 2 से 3 के बीच के बाद से, फिर जब सुबह 3 के बाद से पापा का ऑक्सीजन कम होता जा रहा था, धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ पॉइंट्स उसमें गिर रहे थे, लाइक डिग्रेड हो रही थी पापा की ऑक्सीजन लेवल कंडीशन।
ये चीज़ मुझे सुबह पता चली जब वो घर आया। मैंने कॉल पे बात की बट इतना बात नहीं हो पाई थी सुबह, इतना उसने बताया भी नहीं क्योंकि परेशान था वो भी अकेले। तो ठीक है, मामा भी हॉस्पिटल में नहीं रुक पाए क्योंकि मामी की तबीयत नहीं सही थी, नानी की तबीयत नहीं सही थी, उनके दोनों बच्चों की तबीयत भी नहीं सही थी, सबके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत थी। प्लस मामी कोविड रिपोर्ट नहीं आई थी, मामी ने कोविड टेस्ट नहीं कराया था बट उनमें कोविड सिम्टम्स थे, नानी में कोविड सिम्टम्स थे, वो सब कोविड पॉजिटिव थे। बट वही ये रिपोर्ट टेस्ट नहीं कराया था बट वो कोविड का मेडिकेशन जो डॉक्टर्स रिकमेंडेड था वो सब ले रहे थे। बच्चे थे तो इस वजह से मामा नहीं आए क्योंकि उनको अपने घर को भी देखना था। तो हम लोगों ने खुद ने बोल दिया कि भाई और चाचा हैं, आप मामा आज मत जाओ। तो फिर वो सुबह पहुँचे होंगे समवेयर अराउंड 12 बजे के आसपास, 11-12 बजे के आसपास, क्योंकि सबकी तबीयत बहुत ख़राब थी, उनको भी डॉक्टर को दिखाना था। तो मामा उनको डॉक्टर को दिखा के सुबह गए। तो यहाँ भाई सुबह 6:30-7 बजे के आसपास घर आ गया था। 21 अप्रैल को वो घर आया। उस टाइम पे वो इतना हो गया था कि 2-3 दिन से पापा की कंडीशन नहीं सही थी, सब कुछ नहीं था, उसकी भी तबीयत नहीं सही थी, तो वो सो नहीं पाया था। तो वो कह रहा था कि दीदी आप चले जाओ, आप दलिया लेके, मैं दलिया वलिया बना रही थी, आप चले जाओ दलिया लेके पापा के पास, आप रुकना दिन में, मैं रात के टाइम में रुकने के लिए शाम से मैं आ जाऊँगा क्योंकि मैं थोड़ा सो लेता हूँ, मुझे बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, मैं चल फिर नहीं पा रहा हूँ मैं चल फिर नहीं। तो मैंने कहा ठीक है तुम नाश्ता कर लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ, फिर उसके बाद मैं चेंज करके निकल जाऊँगी नहा धो के। मैंने न पापा के लिए दलिया बनाई। उसके बाद मेरे फ्रेंड का मेरे को कॉल आया, उन्होंने मुझे बोला कि भाई से बात हुई उनकी कि पापा का ऑक्सीजन इतना चला गया है। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा तुम चुपचाप घर पे मम्मा के पास रुको और आशीष को बोलो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचे, पापा के RT-PCR के लिए मैं एक लड़का भेज रहा हूँ, वो मैं एक बंदा भेज रहा हूँ, वो पापा का कोविड टेस्ट के लिए सैंपल ले लेगा। और पापा का किसी को भी फ़ोन करके बुलाओ जो कार के साथ आ सके और उनका तुरंत के तुरंत इंस्टेंट जितना जल्दी से जल्दी हो सके उनका CT स्कैन करवाओ। ये उन्होंने जिस तरीके से और जिस हड़बड़ में और जिस तरीके से मुझसे बोला, आई वॉज लॉस्ट, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि जितने लोगों को फ़ोन कर सकती हो फ़ोन करो, जितने लोगों को बुला सकती हो उनको बुलाओ, क्योंकि भागना दौड़ना पड़ेगा, तुम्हें मम्मी के पास रुकना है, मौसी मौसा को बुलाओ कि वो आके भाग दौड़ कर सके, मामा से बोलो हॉस्पिटल पहुँचे, चाचा और भाई से बोलो तुम घर पे रुको, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, भाई से बोलो तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे। तो ये सब चीज़ें और जैसे उन्होंने बोला कि पापा की कंडीशन सही नहीं है, उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है और ये परेशान होने वाली बात है। ओ गॉड, जैसे उन्होंने ये बोला कुछ नहीं समझ में आया। इंस्टेंट ऑन द स्पॉट आई स्टार्टेड क्राइंग। आवाज़ नहीं हो रही थी बट आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। चलो कोई नहीं, जैसे मैंने ऐसा भाई को बताया, ऐसा ऐसा है, उसने कहा ठीक है तुम रुको। वो उसने फटाफट से नहाया, नाश्ते के नाम पर उसने बस 1-2 चम्मच कुछ खाया पिया, तुरंत वो निकल के चला गया। इधर से मैंने कॉल कर दिया तो एक जना पहुंच गए हॉस्पिटल। तो फिर वो दोनों लोगों ने ले जाके भाई और उन्होंने ले जाके पापा का CT स्कैन करवाया। लाइक वो दोनों, भाई अकेला था और मैंने मेरे कज़िन के हस्बैंड को, जो न्यूली मैरिड है, उनके हस्बैंड को कॉल किया तो वो विदिन 20 मिनट्स हॉस्पिटल पहुंच गए। तो भाई और वो दोनों लोग जाके उन्होंने पापा का CT स्कैन कराया और पापा एट दैट पॉइंट भी वरिड थे भाई के लिए, क्यों वो किसी बड़े को क्यों नहीं लेके आया, क्योंकि उसी चीज़ों का आइडिया नहीं था। और उस समय उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वर्स हो चुकी थी। वो बिना ऑक्सीजन के चल तक नहीं पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के।
जैसे तैसे एम्बुलेंस अरेंज करके उनको सिटी स्कैन सेंटर लेके गए, कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ जो KMCM, वहाँ जाके उनका CT स्कैन हुआ। उस टाइम पे भी वो वर्ड थे, चिल्ला रहे थे, परेशान थे, इतनी उनको खांसी आ रही थी। भाई बोल रहा था कि मुझे लग रहा है पापा को वॉमिट होने वाला है। 3-4 बार उनके आंसू आ रहे हैं, उनकी आंखें सूज के, इतनी ज़्यादा सूज के, फेस है ऐसा, हाथ ऐसे ऐसे, खांसी उनको आ रही है, ऐसा लग रहा है वॉमिट उनको होने वाली है। मैं लेके गया डस्टबिन, शायद पापा को वॉमिट हो जाए, बट पापा बोल रहे नहीं बेटा, उल्टी नहीं आ रही है, वॉमिट नहीं आ रही है, बस मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, मुँह सूख रहा है। ठीक है, फिर भाई ने उनको पानी पिलाया, CT स्कैन हुआ, फिर उनको एम्बुलेंस में ही वापस लेके आ रहे थे। बट अनलकीली ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी। तो जो वहाँ से CT सेंटर से हॉस्पिटल वापस आने में पापा को इतनी तकलीफ़ हुई, मैंने नहीं देखा, सिर्फ मैंने सुना और मैं सिर्फ इमेजिन कर रही हूँ कि पापा की क्या कंडीशन हुई होगी। मैं सिर्फ इमेजिन कर रही हूँ कि पापा की क्या कंडीशन हुई होगी। ठीक है, कर नहीं रही हूँ, मैं कर ही रही हूँ इतने टाइम से। उनकी क्या कंडीशन हुई होगी। वो जैसे तैसे हॉस्पिटल वो पहुँचे, फिर उसके बाद स्ट्रेचर अवेलेबल नहीं था, लिफ्ट अवेलेबल नहीं थी। लिफ्ट तो अवेलेबल थी बट स्ट्रेचर अवेलेबल नहीं था, उनको लिटा के नहीं ला जा सके, चेयर्स नहीं मिल रही थी जो व्हील चेयर होती है। तो जैसे तैसे उन्हें पकड़ के मामा पहुंच गए थे, भाई था, उन्हें पकड़ के लेके गए हॉस्पिटल तक, लेके मतलब एम्बुलेंस से नहीं उतार के उनके आइसोलेशन वार्ड तक उनको लेके गए जैसे तैसे। भाई से पापा बोल रहे थे कि बेटा मुझे ऑक्सीजन नहीं आ रही है, ऑक्सीजन हट गई थी। वो बोल रहे थे बेटा मेरी सांस उखड़ रही है। मासी भी पहुंच गई थी तब तक, सबको बोल रहे थे कि मेरी सांस उखड़ रही है, लेकिन किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, कोई समझ ही नहीं पाया क्या मतलब। फिर भाई से बोला पापा, वो भाई से बोला तो पापा कहते पापा बस आप थोड़ा सा कोशिश करके चलो, हम लोग वहाँ पे इंतज़ाम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, सब संभाल लेंगे, आप परेशान मत हो पापा। लेकिन उसको कई बार ये चीज़ बोले, मामा से 1-2 बार बोले, तो मामा ने बोला क्या परेशानी हो। वही पापा का मेरा था, किसी और से इतना ज़्यादा वो नहीं बोलते थे, वो बोलते थे तो उनका वो एक अलग ही उनकी वाइब थी हमेशा से। तो उन्होंने उनसे बोला मामा पापा से छोटे हैं, तो उन्होंने बोला, मामा ने बोल दिया कि नहीं आप चलो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसके बाद पापा ने मामा से कुछ नहीं बोला, फिर वो चुप ही रहे, नहीं बोला। जैसे तैसे सबसे बोलते रहे मेरी सांस उखड़ रही है, किसी को नहीं समझ में आया कुछ भी। फिर जाके लेके उनको जैसे तैसे आइसोलेशन वार्ड में जहाँ पे वो उनका बेड था वहाँ तक उनको पहुँचाया गया। उनको जब ऑक्सीजन दोबारा ऑक्सीजन सिलेंडर लग के ऑक्सीजन उनको हैवी ऑक्सीजन पे रखा गया, जो वो यहाँ पे बैंड लगा के वो नोज़ल वाला हैवी ऑक्सीजन पे उनको फिर रखा गया। तब जाके उन्हें थोड़ा सा रिलीफ हुआ, तब वो थोड़ा सा सांस ले पा रहे थे, चीज़ें कर क्या पा रहे थे मतलब पता नहीं। ठीक है, फिर वो उस टाइम तक 3-4 बज चुके थे, शाम के 21 अप्रैल 3-4 बज गए थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी हो रहा है ना, बट आई डोंट वांट टू मिस एनीथिंग। मैं एक एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाह रही हूँ। मैंने अभी तक किसी से कुछ भी एक चीज़ नहीं बोली, अभी तक मेरे दिल में सब चीज़ें भरी हुई हैं। आई जस्ट वॉन्ट कि मैं पूरा अपना दिल खोल के यहाँ पे बोल दूँ, जिसको सुनना है सुने, नहीं सुनना है मत सुने, बट आई वॉन्ट टू स्पीक आउट ईच एंड एवरीथिंग। एक छोटी से छोटी बात भी, ठीक है। आई एम रियली सॉरी अगर आपको ये बोरिंग लग रहा है, बट दिस हैपन टू मी, और पता नहीं कितने लोगों पर ऐसा कुछ बीता है। तो आई जस्ट कांट इमेजिन देयर पेन, बिकॉज मुझे अपना पेन खुद नहीं मैं बर्दाश्त कर पा रही हूँ, तो किसी और का तो
आई जस्ट कांट। सो उनका कंडीशन, उनको हैवी ऑक्सीजन पे रखा गया। फिर शाम के टाइम पे मैं मम्मा के लिए घर पे, हाँ मैं मम्मा के साथ घर पे थी, मैं उनके लिए कुछ दवा, कुछ मेडिसिन, डॉक्टर से बात हुई मेरी, मैं मेडिसिन लेके गई। मैंने सोचा मैं ऑक्सीमीटर ही ले लेती हूँ मम्मा का ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए। उस टाइम पे मुझे समझ में आया कि मैं ले लेती हूँ, उसके पहले मुझे नहीं समझ में आ रहा। बट मैं गई मेडिकल स्टोर्स पे, कहीं भी ऑक्सीमीटर अवेलेबल नहीं था, और अगर अवेलेबल है तो वो इतने हाई रेट्स पे अवेलेबल है। बट एट दैट पॉइंट मुझे वो नहीं मिला, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं था मेडिकल स्टोर्स में। मैंने कई जगह चेक किया बट नहीं मिला। तो मुझे जो मेडिसिन डॉक्टर्स ने बोली थी वह मैं मम्मा के लिए लेके आ गई घर। फिर मैंने मम्मा के लिए थोड़ा सा मैंने बनाया कि मम्मा कुछ खा लें, क्योंकि उनको दवा देनी थी। तो जैसे तैसे मैंने उनको खिला, बात करती रही मैं भाई से, मामा से, मौसी से, यही सब वो मुझे बताते रहे जो मैंने अभी अब बोला। ऐसा था। बल्कि CT स्कैन के बाद वाली कंडीशन मुझे नहीं बताई थी। ये सब मुझे काफ़ी बाद में पता चला। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने मम्मा को खाना दिया, उन्हें दवा दी, और उसके बाद वो थोड़ा सा खा के सो गई। और पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मैं भी थोड़ा सा खा के, मुझे भी नींद आ गई। मैं भी आधा घंटे के लिए, लाइक हाफ एन आवर के लिए लेट गई, तो मेरी भी आँख लग गई। 4:30 बजे के आसपास भाई का फ़ोन आया मेरे पास। मैं सो रही थी, फ़ोन रिंग हुआ, मैं उठी, मैंने कॉल उठाया। उसने मुझे बोला, दीदी मम्मी से दूर हट के बात करो। मैंने कहा क्या हो गया? कहता है दीदी प्लीज़ मम्मी से दूर हट के बात करो। ठीक है, मैंने कहा बताओ। मैं हट गई मम्मा से दूर, और वो रोने लगा। उस समय सिर्फ उसके रोने से मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने उसको पूछा, बताओ क्या हुआ, सब ठीक है, पापा ठीक हैं? बोलता है, दीदी पापा की ऑक्सीजन लेवल गिरती जा रही है, पापा की हालत बिल्कुल भी नहीं ठीक है। सुन के इतना सुन के मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, अभी भी नहीं रुक रहे हैं। बट एट दैट पॉइंट मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। लेकिन स्टिल मैंने उसको बोला कि परेशान नहीं हूँ, बता मुझे क्या हुआ, क्या चल रहा है। डॉक्टर्स आए, डॉक्टर्स ने क्या बोला, पापा की कंडीशन कैसी है, सब मैंने उससे पूछा। उसने मुझे सब कुछ बताया, बट रोते रोते उसकी वो जो आवाज़ में भारीपन आ गया था रोने की वजह से, वो मुझसे सुना नहीं जा रहा था, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने मेरे भाई को ऐसे ऐसे कभी नहीं देखा था। मैं थोड़ी रोंदू टाइप की हूँ, कोई भी छोटी चीज़ मुझे जल्दी हर्ट करती है या मेरे आंसू जल्दी आ जाते हैं, बट मैंने उसको आज तक ऐसे कभी नहीं देखा था, ना सुना था। ठीक है, तो मेरी उससे बात हुई, उसने ऐसा सब मुझे बताया कि दीदी पापा को डॉक्टर्स बोल रहे हैं वेंटिलेटर की ज़रूरत है, आप उनको शिफ्ट करके किसी दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। कोविड, और उस टाइम तक पापा की CT स्कैन रिपोर्ट आ चुकी थी जो वो कोविड पॉजिटिव थे। 75 to 80% ऑफ द लंग्स पापा के कोविड ने कवर कर लिए थे। इतना सुन के आई वॉज ब्रोकन, कम्प्लीटली ब्रोकन। बट ठीक है, उस टाइम पे हम खुद को टूटने नहीं दे सकते थे। हमें वेंटिलेटर का इंतज़ाम करना था, दूसरे हॉस्पिटल में पापा को शिफ्ट करने के लिए सोचना था, लोगों से बात करनी थी कहीं से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर नीड हो सके। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने चाची को फ़ोन किया। मेरी चाची यहीं पास में ही रहती हैं। मैंने उनको बोला, चाची आप प्लीज़ आ जाओ मम्मा के पास, पापा की कंडीशन नहीं सही है, मुझे कुछ कॉल्स करने हैं, मैं मम्मा के सामने कॉल्स नहीं कर सकती। आप आ जाओगे तो आप मम्मा के पास बैठे रहोगे तो मम्मा थोड़ा सा ठीक रहेंगी, उन्हें चीज़ें थोड़ा ठीक लगेंगी और वो भी परेशान नहीं होंगी, और मैं भी बात कर सकूँगी लोगों से और कुछ देख सकूँगी कि शायद कहीं से कुछ इंतज़ाम हो सके।
तो वो आ गई वो बहुत सपोर्टिव थी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई चाची कि वो हर वक्त खड़ी रही हम लोगों के साथ। उस वक्त पे बहुत ज़रूरत थी उनकी, क्योंकि और कोई नहीं था। मैं थी, सिर्फ मम्मा थी, और सिर्फ वो थी जो आके जिन्होंने संभाला, मम्मा को संभाला, मुझे संभाला। उनका होना बहुत बहुत बड़ा रिलीफ था मेरे लिए स्पेशली, कि वो मम्मा के साथ थी। तो मैं कॉल पे कनेक्ट कर पा रही थी लोगों से। जैसे ही मुझे पता चला भाई से कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है, मैंने चाची को कॉल किया है। 10-15 मिनट के अंदर चाची आ गई हैं। मैंने उनको चीज़ें बताई है, ऐसा ऐसा चाची है, पापा की कंडीशन ख़राब हो रही है, आप मम्मा के पास बैठ जाओ, मुझे फ़ोन कॉल्स करने हैं, कुछ इंतज़ाम करने हैं, मैं हूँ, आप बट मम्मा के पास बैठ जाओ। मैं मम्मा से दूर हट के कॉल्स करने लगी। और सबसे पहले जो मेरे स्ट्राइक किया कि मैं सोशल मीडिया पे डाल दूँ, व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, कि मुझे वेंटिलेटर, मतलब मेरे पापा को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की नीड है। समवेयर अराउंड 4:30 और 5 के बीच में मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे स्टोरी डाल दी। तो मेरे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आने लगे कि किसको क्या हो गया पापा को। मैंने मेंशन कर दिया था कि पापा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की, उन्हें शिफ्ट करना है दूसरे हॉस्पिटल में, उनका कंडीशन गड़बड़ हो रहा है। बहुत लोग का मेरे पास कॉल आया, बहुत लोगों ने टेक्स्ट मैसेजेस किए कि आप यहाँ से ऑक्सीजन ले सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। बट मैंने बहुत जगह कॉल किया, बहुत लोगों को कॉल किया, कुछ काम नहीं हुआ। लकीली मेरे फ्रेंड के थ्रू एक CMO ऑफिस का किसी का मुझे नंबर मिला, और वो पर्सन जियो के थ्रू नंबर मिला फ्रेंड के थ्रू मुझे। वो जिनसे मेरी बात हुई वो बहुत सपोर्टिव थे। मैंने उनको बोला कि पापा की RT-PCR रिपोर्ट अभी नहीं आई है, CT स्कैन रिपोर्ट आ गई है जिसमें पॉजिटिव है, पापा को वेंटिलेटर की नीड है। मैं उनसे बोलते बोलते मेरी ज़बान लड़खड़ा रही थी। मेरे साथ ऐसा केस है कि जब मैं पैनिक करती हूँ या मेरे दिमाग में और चीज़ें, मैं ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में आ जाती हूँ जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो मेरी जो बोलने का तरीका है और जो भी मैं बोलती हूँ उसकी स्पीड डबल ट्रिपल हो जाती है। बहुत जल्दी मैं बात करने लगती हूँ डर में, पैनिक सिचुएशन में। तो मैं वही कर रही थी। तो मैंने उनको बताया ऐसा ऐसा केस है, हमारे पास RT-PCR की रिपोर्ट नहीं है, बट CT स्कैन की रिपोर्ट है, क्योंकि RT-PCR उस समय बहुत डिले हो रहा था। 48 आवर्स लग रहे थे, उससे भी ज़्यादा लग रहे थे रिपोर्ट आने में। तो RT-PCR हमारे पास नहीं आई थी रिपोर्ट पापा की। मैंने उनको बताया ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा बेटा ठीक है, मुझे सारे रिपोर्ट्स भेजो, पेशेंट का नाम भेजो, एज भेजो और सारी चीज़ें भेजो। मैं अगर कहीं पे वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सब अवेलेबल होता है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी अच्छी होती है, तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो फिर थोड़ी देर के बाद उस टाइम फिर उनसे बात मेरी ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं बाकी लोगों को भी कॉल करती रही कि शायद कहीं से कुछ हो जाए, शायद कहीं से कुछ अरेंज हो पाए। बट कहीं से कुछ नहीं हुआ। सोशल मीडियाज़ पे मैंने भैया लोगों को बोला, कुछ भैया लोग हैं, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। लाइक वो टच में थे, बोल रहे थे कुछ भी दिक्कत हो बताना। NGO से, वो कई NGO से लिंक में आए, उन्होंने सब कुछ बताया, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि कहीं से कुछ इंतज़ाम हो सके। बट कहीं से कुछ काम नहीं आया। फिर मेरी उन्हीं से बात हुई, CMO ऑफिस वाले अंकल से। उनका खुद से कॉल आया कि बेटा RT-PCR रिपोर्ट के बिना आपको कहीं मतलब नहीं लेंगे, क्योंकि वो जो नंबर होता है, एक KNK नंबर होता है RT-PCR में, जो लॉगिन ID नंबर होता है या पता नहीं कौन सा नंबर, रेफरेंस नंबर या सर्टिफिकेट नंबर जो भी होता है, वो चाहिए होता है आपको कहीं भी एडमिशन, अगर पेशेंट को किसी एडमिट करना है तो वो। और आई वुड से कि मैं लकी थी एट दैट पॉइंट कि मेरे फ्रेंड के थ्रू वो बंदा सैंपल लेने गया था और उनके नोन में था वो चीज़। तो हम लोगों ने वो जो नंबर होता है, हमारे पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं आई थी, लेकिन वो जो नंबर था रिपोर्ट का, RT-PCR नंबर, पापा का कोविड रेफरेंस नंबर जो था,
वो नंबर हम लोगों ने निकलवा लिया था। तो वो नंबर निकल के हमें मिला, मुझे मिला वो नंबर। मैंने उन अंकल को फॉरवर्ड किया। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, इस नंबर के थ्रू हो जाएगा सब कुछ, एडमिट हो जाएंगे पापा। तो फिर काफ़ी देर के बाद मेरी उनसे फिर से बात हुई। इतना बात होने के बाद डिस्कनेक्ट होकर मैं दूसरे कॉल्स पे लग गई कि कहीं से कुछ हो जाए। मैं कनेक्टेड थी भाई से, मासी से। इसी बीच में पापा ने मासी को फ़ोन, ओके हाँ सॉरी, एक चीज़ तो मैं मिस आउट कर गई, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। हाँ, वही 6 बजे, 5, साढ़े 5, 6 बजे के आसपास, उस टाइम पे उजाला ही, हाँ 5, साढ़े 5, 6 बजे के आसपास कोई भी नहीं था। ये सब चीज़ें मुझे, ये वाली बात भी मुझे बहुत बाद में पता चली थी। भाई ने बताया था मुझे कि वो भी नहीं था पापा के पास। बट मामा और शायद मौसा जी थे वहाँ पे पापा के पास आइसोलेशन वार्ड में। पापा लेटे हुए थे, ऑक्सीजन मास्क पे थे, हेवी ऑक्सीजन पे। एंड उनको मेजर हार्ट अटैक हुआ। लाइक वो ये बेड पे लेटे हुए हैं एंड वो 2 से 2.5 फीट ऊंचा जंप कर गए लेटने वाली पोजीशन पे। लाइक अगर आप लेटे हो, आप पूरा लेटे हो, वो लेटे थे, सो रहे थे, शायद नींद में थे या जग रहे थे पता नहीं, बट वो लेटे हुए थे। उनका ऑक्सीजन डाउन था, समवेयर अराउंड 60-65 था उस टाइम पे उनका ऑक्सीजन लेवल। वो लेटे हुए थे, उनको इतना मेजर हार्ट अटैक हुआ कि वो 2 से 1.5 फीट ऊपर वो लेटे वो जंप किए। कि अगर मामा ने ये चीज़ मुझे बताई थी कि बेटा अगर हम लोगों में कोई उनके आसपास ना होता तो वो शायद बेड से नीचे गिर जाते। बट मामा मौसा जी थे तो उन्होंने पकड़ लिया, तो पापा को कोई चोट नहीं आई, उन्हें वापस से लेटा दिया। एट दैट पॉइंट ऑल्सो डॉक्टर्स वहाँ पे शायद उस समय नहीं थे, नर्सिंग स्टाफ था। किसी को समझ में नहीं आया, उन्हें इतना मेजर हार्ट अटैक हुआ, किसी को आइडिया नहीं लगा कि क्या हुआ। किसी ने उस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि और चीज़ें परेशान कर रही थी। वेंटिलेटर चाहिए था, बेड चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए थी। हमें डॉक्टर्स ने बोल दिया कि हार्ट अटैक उन्हें हुआ है, इस चीज़ पे किसी का ध्यान ही नहीं दिया। इतना मेजर हार्ट अटैक था पापा को। और वो सिचुएशन अब आज भी मैं थोड़ा सा, मैंने नहीं देखा लेकिन वो थोड़ा सा भी मैं इमेजिन कर लेती हूँ ना, आई जस्ट लूज़ माई कंट्रोल कि पापा को कितनी 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 ज़्यादा तकलीफ़ हुई होगी। मैं नहीं सोच पाती, मैं इमेजिन ही नहीं कर पाती, बिल्कुल भी नहीं इमेजिन कर पाती। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देखी पापा ने। वो नहीं बता पाए अपनी वहाँ पे भी तकलीफ़ कि उन्हें क्या फील हो रहा है। उनकी आवाज़ क्योंकि भारी हो गई थी। मेरा भाई जब से उसकी मेरे से बात हुई उसके बाद से 3-4 घंटे वो सिर्फ बोल रहा था मेरे से कि दीदी मैं हॉस्पिटल रूम, वो पापा के आइसोलेशन वार्ड के बाहर स्टेयर्स पे बैठा रहा, रोता रहा, लोगों को कॉल करता रहा कि कहीं से कुछ हो जाए, कहीं से कुछ हो जाए। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कहीं से हुआ। ठीक है, मेरी फ्रेंड ने फिर उनसे बात की, उनको मैंने वो वाला नंबर प्रोवाइड किया पापा का, RT-PCR वाला, जिससे पापा को एडमिशन के लिए। तो उन्होंने रेफरेंस दिया प्रिया हॉस्पिटल और रामा मेडिकल, जो मेडिकल कॉलेज है रामा मंदना में। ठीक है, तो उन्होंने पहले प्रिया हॉस्पिटल का रेफरेंस दिया जो हमारे घर से पास में ही है। बट वहाँ पे मैं श्योर नहीं थी कि वहाँ पे वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, बेड प्लस डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद तो मैंने कहा कि अगर कहीं और अच्छी जगह हो सके तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। तो थोड़ी देर के बाद मैं फिर इधर उधर कॉल्स में लग गई। फिर उनका मेरे पास कॉल हुआ कि बेटा रामा में बेड अवेलेबल है, वेंटिलेटर तो नहीं अवेलेबल है लेकिन रात तक, शाम तक 9-10 बजे तक वेंटिलेटर भी अवेलेबल हो जाएगा। ये बात सुन के उन्होंने कहा कि मैं रेफरल लेटर बनवा देता हूँ, भेज देता हूँ, तुम लोग एडमिट करा दो, मतलब एडमिट करा दो, मैं एम्बुलेंस भी भेज दूँगा, तुम लोग एडमिट करा दो उनको वहाँ पे।
तो मैं उस पॉइंट पे भी श्योर नहीं थी। मेरी फ्रेंड की उनसे बात हुई, सब कुछ हुआ, उन्होंने सब कुछ उससे बात की कि डॉक्टर्स की नीड, मैंने बोला उनको कि आप बात कर लो, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, वेंटिलेटर की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, कुछ भी कम नहीं पड़ना चाहिए, पापा को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए जिससे वो मेडिकेट ना हो पाए प्रॉपर्ली। तो मेरे मन में और मेरे दिमाग में मेरे बस यही चल रहा था कि किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए पापा को, बस ठीक हो जाए, उनके लिए सब कुछ अच्छा बस मैं कर पाऊँ, हम कर पाएँ बस अच्छा, बस इतना ही चल रहा था उस टाइम पे दिमाग में। ठीक है, फिर उन्होंने उनसे बात की तो हाँ सारी चीज़ें उनसे बात हो गई, सब कुछ क्लियर हो गया। मैंने उनको मामा का नंबर दिया कि आप मामा से बात कर लो। उस टाइम पे जो कोई बड़ा था तो मामा ही थे, सारी चीज़ें मामा देख रहे थे। तो वही उन्होंने बात किया मामा से, तो मामा ने भी बोला कि चलो ठीक है, सब चीज़ें हम लोगों की कंफर्म हो गई। ये सब काफ़ी 8-10 कॉल हम लोगों ने बात की, 8-10 बार, तब जाके हमारी बात हुई। तो फिर उसके बाद चलो ठीक है, फिर 8 बजे के आसपास हम लोग श्योर हो गए थे कि चलो वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। उन्होंने कंफर्मेशन दे दी थी कि ठीक है बेटा वेंटिलेटर भी अवेलेबल हो जाएगा 9 बजे तक, जब तक आप पेशेंट को लेके हॉस्पिटल पहुँचोगे। चलो हम लोग थोड़ा सा रिलीफ हुए। वहाँ से हम लोगों ने जिस हॉस्पिटल में पापा थे वहाँ से एक चीज़ कंफर्मेशन और ली हम लोगों ने, इन केस वहाँ पे हॉस्पिटल में रामा में अगर हमें बेड या चीज़ें नहीं मिली तो हम वापस ला सकते हैं हॉस्पिटल में, आप हमारे लिए बेड अवेलेबल रखना। ये चीज़ की हम लोगों ने श्योरिटी ले ली थी वहाँ पे। तो उन्होंने कहा था ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप वापस आ जाना, हम आपके लिए बेड अवेलेबल रखेंगे। चलो थोड़ा सा यहाँ से भी रिलीफ हो गए। तो पापा को डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करवाए वहाँ से। एम्बुलेंस के लिए भी उन CMO ऑफिस वाले सर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला बेटा अगर आपको एम्बुलेंस की नीड हो तो मैं एम्बुलेंस भी भेज देता हूँ। मैंने कहा सर प्लीज़ भेज दीजिए, बिकॉज एट दैट पॉइंट हम लोग एम्बुलेंस भी नहीं अरेंज कर पा रहे थे। तो उनसे बात की, उन्होंने एम्बुलेंस तक भेज दी। तो फिर एम्बुलेंस गई, 1-1.5 घंटा लग गया था स्टिल एम्बुलेंस को पहुंचने, बिकॉज एम्बुलेंस का और सब चीज़ों का बहुत शॉर्टेज प्रॉब्लम और सब कुछ इतना वर्स कंडीशन चल रही थी, तो उसको भी 1-1.5 घंटा लग गया पहुंचने में। पापा का ऑक्सीजन डाउन होता ही जा रहा था। एट दैट पॉइंट ऑल्सो किसी को चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही थी, बस इतना लग रहा था कि चीज़ें कुछ ठीक हो जाएँ, प्लीज़ ठीक हो जाए, बस इतना ही चल रहा था उनके दिमाग में। एम्बुलेंस आई, हम लोग पापा को ऑक्सीजन सपोर्ट पे शिफ्ट करके रामा लेके गए। वहाँ पे जो भी प्रोसेस था सब किया, उसके बाद उन्हें एडमिट कर लिया। उन्हें वहाँ पे एडमिट हो गए और वहाँ के डॉक्टर्स ने बोल दिया कि कोविड हॉस्पिटल है,